ओके, लेट्स गो अहेड। सो हम बात कर रहे हैं अपने फोर्थ लेक्चर फोर्स एंड प्रेशर की। लास्ट लेक्चर में मैंने क्या क्या पढ़ाया था मैं जल्दी से बता देता हूँ सिद्धि। लेट्स मूव अहेड। तो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कांटेक्ट फोर्सेस। हमने कांटेक्ट फोर्सेस में बहुत क्लियरली बताया था आपको कि ऐसे फोर्स जहां पे हम लोग कांटेक्ट से करते हैं, जहां पे दो बॉडी के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, आर सेड टू बी कांटेक्ट फोर्सेस। एग्जाम्पल हमने क्या क्या दिया था? हमने एग्जाम्पल में फ्रिक्शनल फोर्स दिया था, हमने दूसरा मस्कुलर फोर्स दिया था, तीसरा हमने एग्जाम्पल में मैकेनिकल फोर्स दिया था। तो 3 टाइप के हमने कांटेक्ट फोर्सेस लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, ऐसे फोर्स जो बिना किसी दो बॉडीज के डायरेक्ट कांटेक्ट के लगते हैं। ठीक है, इस तरह के फोर्सेस को हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। टुडेज डेट इज 5th ऑफ May। आज का डेट अपना 5th May है। एंड लेट्स स्टार्ट नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ये आपको मैंने लिखवा दिया था कि नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। मैंने बताया था कि फोर्सेस दैट एक्ट थ्रू स्पेसेस, ऐसे फोर्स जो स्पेस के थ्रू लगते हैं विदाउट मेकिंग एनी डायरेक्ट कांटेक्ट विद द बॉडी, आर कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। कितने लोगों ने सुपरमैन की मूवी देखी है, एवेंजर्स देखी है? कितने लोगों ने, बताओ जल्दी। कितने लोगों ने एवेंजर्स देखी? अच्छे, वाह, बढ़िया, काफी लोगों ने हैंड रेज किया, देखा है। तो कितने लोगों ने वो देखा है दैट आयरन मैन दूर से ही करता है और वो बॉडियां हिल जाती हैं, दूर दूर गिर जाती हैं? ठीक है, अच्छा, समझ गया, सबने देखा है। तो देखा है ना कि दूर से लगाता है। वो किस तरह का फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स है क्या? लेकिन मान लो अगर हमारे पास हथौड़े से कौन करता है? थॉर। अगर वो जोर से पीटता है तो वो कौन सा फोर्स होता है? वो तो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। क्लियर है क्या? तो कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स अपने लाइवली एग्जांपल से भी देख सकते हैं। ऐसे फोर्स जो बिना किसी कॉन्टैक्ट के ही लग जाए, कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। शक्तिमान, नाम सुना है सबने? शक्तिमान पहले आता था, तो शक्तिमान में भी क्या होता था? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगता था। लेकिन हम किसी टेबल को हमें उठाना है, अब मुझे तो लगता है कि इस क्लास में सारे लोग नॉर्मल लोग हैं, तो इस क्लास में किसी को टेबल उठाना होगा, सबको कॉन्टैक्ट फोर्स लगाना पड़ेगा। बोलिए, हम इस क्लास में नॉर्मल लोगों के साथ बैठे हैं, तो सब लोग को अगर टेबल को उठाना होगा, सब लोग को अगर टेबल को उठाना पड़ेगा, तो टेबल उठाने के लिए कॉन्टैक्ट फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, दैट्स ग्रेट। तो इतना हमें समझ में आ गया कि ये कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। ठीक है, 3 एग्जांपल्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के कौशिक दिए हुए स्क्रीन पे। ठीक है, कौन कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, उसके बाद क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और तीसरा क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। और यही तीनों हमारे सिलेबस में भी है जिनको हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? यही तीनों हमारे सिलेबस के भी पार्ट। तो लेट्स गो वन बाय वन, एक एक फोर्स के बारे में बात करते हैं कि कौन सा फोर्स कैसे लगता है। क्लियर है क्या? ये आपके कॉपी में लिखा हुआ है, यू डोंट नीड टू राइट। है, ठीक है? आपकी कॉपी में मिस हो गया होगा तो लास्ट क्लास का स्लाइड देख के आप नोट्स को बना लेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का पहला और सबसे बड़ा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगता है? तो जनरली हमारे दिमाग में जो ग्रेविटेशनल फोर्स को लेके व्यू है वो क्या है? ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब कुछ समझा सकता है क्या? एनीवन who can make me understand what do you mean by gravitational force? नहीं सिद्धि, you will find it interesting सिद्धि। अभी क्लास में फोकस करते हैं। सिद्ध, सब लोग, what do you mean by gravitational force? आप, किसी ने हैंड रेज बहुत लोगों ने किया। रेयान, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। रेयान, गो अहेड। यस सर। बोलिए रेयान, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या समझते हो? दो चीज जब एक दूसरे को खींचता है अपने तरफ, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। वेल सेड, बिल्कुल सही। कोई और एक्सप्लेनेशन देना चाहता है क्या? इन्होंने बोला कोई दो चीज एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है तो उसको कहते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। पूर्णिमा ने हैंड रेज किया कि वो इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं। पूर्णिमा, गो अहेड, पूछिए, बताइए। सर, ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट को अपने पास अट्रैक्ट करता है।
और ये डिपेंड करता है कि वो कब स्ट्रॉन्गर होगा, वो किसी चीज के मास पे डिपेंड करता है। एक्सेलेंट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ठीक है, काफी लोगों ने इसका आंसर दिया है, मेरे पास काफी लोग चैट पे भी आंसर आए हैं। जैसे कि मैं एक एक करके थोड़ा बता देता हूँ ताकि आप लोगों को क्या क्या ऑब्जर्वेशन रहे। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, पूर्णिमा बिल्कुल सही है। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, बिल्कुल सही है। अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, गुरुत्वाकर्षण हिंदी में कहते हैं हम लोग। ठीक है, एक ने कहा है कि अर्थ का किसी बॉडी के तरफ का ग्रेविटेशनल फोर्स, बिल्कुल सही है। ठीक है, जनरली आपने कुछ यही सब कहा। लेट्स गो अहेड, आगे बढ़। तो समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। याद रखिएगा, किसी भी दो बॉडी के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स किस वजह से लगता है? उनके मासेस की वजह से लगता है। तो इसीलिए अगर मुझे इसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा तो हम इसके डेफिनेशन को क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं the force of attraction, the force of attraction, the force of attraction between two bodies by virtue of their masses, by virtue of their masses. इज इट क्लियर? क्या दो बॉडी के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू देयर मासेस इज सेड टू बी ग्रेविटेशनल फोर्स। कौशिक ने हैंड रेज किया है। कौशिक, जब अपने हैंड को नीचे कर लो। आई थिंक वी हैव, सब लोग का डेफिनेशन एक ही है। कौशिक मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। कौशिक, आपने कुछ अभी बोला मुझे। कौशिक, गो अहेड, पूछिए। सर ये भी सर लिख सकते हैं, द पुल एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट पोसेसिंग मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। सेम चीज, आपने भी वही बोला कि मास की वजह से जो पुल लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है क्या? तो Yes, sir. आप बिल्कुल सही। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने क्या बोला? कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये फोन है मेरा और ये पेन है, इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को, जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू देयर मासेस, इज सेड टू बी ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको 9th में, इसके लिए पूरा का पूरा आपको एक चैप्टर पढ़ना है, लेकिन अभी हम बेसिक क्या समझ सकते हैं इसके बारे में। तो याद रखिए, हम लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स gravitational force depends on पहला, gravitational force depends on, first part, पहला, masses of two bodies, masses of two bodies। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है मासेस ऑफ टू बॉडीज। बिल्कुल सही है अमृत, मासेस ऑफ टू बॉडी। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पे कि अगर मास ज्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होगा। यानी कह सकते हैं हायर द masses of objects, stronger the force, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स हेवनली बॉडीज, मतलब अर्थ, मार्स, मून, प्लैनेट्स, इन सब के लिए बहुत स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू हमारे जैसे मासेस के लिए। हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स, हम और ये अपना, ये मेरा फोन है, हम दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं ऑब्जर्व हो रहा है क्योंकि ये बहुत वीक है, क्योंकि मेरा भी मास कम है और इस फोन का भी मास कम है। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स तभी ऑब्जर्व होगा जब मास बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, एग्जांपल में लिख सकते हैं हम लोग कि ग्रेविटेशनल फोर्स
force observed by heavenly bodies, observed by heavenly bodies. लेकिन एक और बढ़िया एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, क्लियर है? ये भी लिख सकते हैं, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, कह सकते हैं ग्रेविटेशनल पुल बाय अर्थ, ग्रेविटेशनल पुल बाय अर्थ। ये भी क्या कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल पुल बाय अर्थ जो होगा वो भी क्या होगा, मास पे डिपेंड कर रहा है। पूर्णिमा टाइट्स भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है, पर मैं मास के डिपेंडेंस वाले में एग्जांपल में देना प्रेफर नहीं करूंगा। इरम ने बिल्कुल सही कहा है कि एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, बिल्कुल सही है। कोई भी बॉडी, एप्पल को छोड़ो ना, सिर्फ एप्पल की बात मत करिए, आप खुद के खड़े होने को भी करिए, आप भी क्या अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाउंडेड है। हम इसके बारे में अलग से भी बात करेंगे। मैं जो इस पॉइंट पे समझाना चाहता हूं कि मास पे कैसे डिपेंड करता, अगर मास ज्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होगा। अभी ने एक सवाल पूछा है, विच ऑब्जेक्ट हैज हाईएस्ट मास इन द वर्ल्ड। देखो वर्ल्ड की बात करोगे तो अर्थ की बात करोगे अभी, और अर्थ में एक बात तो मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा मास तो अर्थ का खुद का ही है, और मास ऑफ अर्थ जो होता है वो होता है 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, मगर आपका सवाल वैसे बहुत वाजिब नहीं है कि कौन सा हाईएस्ट मास है, बट स्टिल मैं कहूंगा कि अर्थ पे तो अर्थ का ही होगा। अगर यूनिवर्स से बोलोगे तो सन का बहुत ज्यादा मास होगा, पूरी गैलेक्सी में बात करोगे तो स्टार्स का ज्यादा मास होगा। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया कि मास पे कैसे डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल पुल हमारे जैसे छोटे लाइटर बॉडीज के लिए नोटिसेबल नहीं होता, बहुत ही कम होता है। चलो अब ग्रेविटेशनल फोर्स और किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स और किस पे डिपेंड करता है, अगर देखें हम लोग, सब लोग साथ साथ लिखते चलेंगे, सब लोग साथ साथ लिखते भी चलेंगे। अगला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंस बिटवीन two objects, between two objects। ठीक है, एक सवाल आया है रियान का कि सर ब्लैक होल का मास भी ज्यादा है। रियान, ब्लैक होल एक तरीके का एनर्जी का फॉर्मेशन है, ठीक है। आगे जाके हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि मास को भी हम लोग एनर्जी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, वहां ये चीजें हमारे आएंगी रियान। ठीक है, अगला पॉइंट आता है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। याद रखिएगा, बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है, दो ऑब्जेक्ट जितना दूर जाएंगे उतना ही वीकर ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। हम कह सकते हैं larger the distance, weaker the force, weaker the force, larger the distance, weaker the force। क्लियर है क्या सबको? जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा वो उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स वीक हो जाएगा। इसका बढ़िया एग्जांपल है, इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है in space gravity due to earth is negligible, बहुत कम होता है स्पेस में। इसीलिए हम लोग लाइट फील करते हैं, क्योंकि स्पेस में कोई ग्रेविटेशनल पुल ऑब्जर्व नहीं होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको क्लियर है? स्पेस में ग्रेविटेशनल पुल बहुत वीक हो जाता है। इज इट क्लियर? तो ये दो फैक्टर पे ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स पे। एक होता है दोनों का मास और दूसरा होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस। मास ज्यादा फोर्स स्ट्रॉन्ग, मास कम फोर्स वीक, डिस्टेंस ज्यादा फोर्स वीक। क्लियर है क्या सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है?
श्रेय ने हैंड रेस किया है, श्रेय और अमित ने भी हैंड रेस किया। पहले अमृत, पहले आपके अमृत पूछिए। अमृत डाउट है तो पूछ सकते हैं। श्रेया आपने हैंड रेस किया है, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। श्रेया पूछिए। यस सर, पहले क्या हुआ? एक सेकंड अमृत, रुक जाते हैं, श्रेया से बात कर लेना। हाँ श्रेया बोलिए। ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, इनके बाद क्या लिखे हैं सर? नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल सर स्पेस, नेग्लिजिबल बहुत कम, NEGLIGIBL, नेग्लिजिबल, ठीक है। अमृत पूछिए, गो अहेड। सर वो पहले का हैंडरेज है सर। अच्छा ठीक, कोई बात, हटा लो हैंडरेस। पूर्णिमा ने बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स इन यूनिवर्स। नहीं पूर्णिमा, मैं लास्ट में जब तीनों फोर्स बता दूंगा तो आपको एक ऑर्डर बता दूंगा कि कौन सा फोर्स वीक है, कौन सा फोर्स स्ट्रांग है, ठीक है। लेकिन हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स है, ये आप कह सकते हो। वीकेस्ट मत कहो पर लेकिन वीक फोर्स है। क्लियर है? अब आपके मन में जो सवाल आना चाहिए कि सर इसका यूज क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स का, कोई हमारे डेली लाइफ में एप्लीकेशन भी है क्या? बहुत पूछा जाता है, एप्लीकेशन या इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, एप्लीकेशन और इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? अब आते हैं इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। डेली लाइफ में इफेक्ट देखते हैं। सबसे पहला जो एक एग्जांपल जो आप लोगों ने हमेशा देते हो वो तो एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ट्री, वो तो बिल्कुल सही है। एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ट्री, फॉलिंग फ्रॉम ट्री, ठीक है। इसका अगर एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं हम लोग तो लिख सकते हैं अर्थ attracts every object towards it। क्लियर है? अगला एक सवाल आया है, सवाल आया है जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन है वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिट वही होगा। बिल्कुल सही, फोर्स ही है ना, फोर्स ही है ना, तो यूनिट वही होगा। दूसरा बहुत बढ़िया एग्जांपल आया है, अर्थ का रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। वेरी गुड, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। और आई वुड से रिवॉल्यूशन ऑफ ऑल प्लैनेट्स अराउंड द सन भी कह सकते हो, ठीक है। खैर, तीसरा पॉइंट बताइए। वी कैन स्टैंड ऑन ग्राउंड। वेरी गुड, ये भी कह सकते हो, वी कैन स्टैंड ऑन ग्राउंड, वी कैन स्टैंड ऑन ग्राउंड। ये अर्थ हमें क्या करता है? पुल किया रहता है, स्टैंड ऑन ग्राउंड। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोटेशन ऑफ अर्थ नहीं रेहान, रोटेशन ऑफ अर्थ इसके वजह से नहीं है। याद रखिएगा, शुभम ने एक सवाल पूछा है, शुभम देखता हूं, शुभम बताता हूं। शुभम ने बोला है कि अर्थ सन के अराउंड कैसे रिवॉल्व करता है। क्या होता है, सीधा समझो कि सन के अराउंड हमारा अर्थ जो होता है वो रिवॉल्व कर रहा होता है। सही बात है, सन है ये हमारा और अर्थ उसके अराउंड क्या करता है? रिवॉल्व करता है। जब रिवॉल्व कर रहा होता है तो अर्थ जो हमारा अर्थ होता है वो सन से एक फोर्स के साथ बाउंडेड होता है। वो कौन सा फोर्स है? दोनों मास के बीच, दोनों मास के बीच क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सन। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो सर्कुलर मोशन में मूव कर पाता है। और लास्ट एक पॉइंट है टाइड्स।
ये कुछ मेजर एप्लीकेशन है ग्रेविटेशनल फोर्स के. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नहीं अनुपम, अगर इस तरीके से लिखे तो बहुत एग्जांपल हो जाएंगे. व्हेन बॉल थ्रोन इन एयर, व्हेन बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एयर, ये सब तो बहुत से एग्जांपल्स हो जाएंगे. एक तो लिख दिया ना कि हर बॉडी अर्थ के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड है, ये काफी हो गया अनुपम. ये 4 ब्रॉड एग्जांपल सब लोग दे सकते हैं एप्लीकेशंस में, इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं है. कहानी अगर बनाना हो जाए तो फिर तो आप काफी चीजें लिख सकते हो. बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द बिल्डिंग, वी जंप्ड फ्रॉम द बिल्डिंग, है ना. ठीक है. अब मैंने पूछा है कैन ग्रेविटेशनल फोर्स अफेक्ट फ्लाइंग? बिल्कुल अब है, बिल्कुल अपर में ग्रेविटेशनल फोर्स विल श्योरली अफेक्ट फ्लाइंग. फ्लाइंग को तो, फ्लाइंग के पीछे का तो मेन रीजन होगा. ग्रेविटेशनल फोर्स को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं. वाई अर्थ? पूर्णिमा, बड़ा सिंपल सा रीजन है. अर्थ के पास भी एक मास है, बहुत हेवी मास, 6 × 10⁻24 kg. और हर मास की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो दूसरे मास को खुद से अट्रैक्ट करे. तो हम भी, हमारे अंदर में भी क्या है, मास है, तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. क्लियर है? अनम ने बोला हाई टाइड्स, लो टाइड्स. ठीक है ना, मैंने टाइड्स लिख दिया सीधा सीधा. उत्कर्ष ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है कि जैसे सर सन प्लैनेट को अट्रैक्ट करता है, क्या 2 प्लैनेट्स भी दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, इसीलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं. क्लियर है? अमृत एंड्रेस के, अमृत गो अहेड, पूछिए. सर ये वीक एंड स्टैंड ऑन ग्राउंड के बाद क्या लिखे हैं? कुछ नहीं, लास्ट में टाइड्स. ओके सर. टाइड्स. ठीक है. एक सवाल और आया मेरे पास आयुष का. सर अर्थ के बाहर जो जाने पर हमारा वेट इंक्रीज डिक्रीज करता है? डिक्रीज करेगा आयुष. वेट होता क्या समझिए, वेट वो होता है कि किस फोर्स से अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रहा है, इसी को वेट कहते हैं. तो आप दूर जाओगे अर्थ से तो लेस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो वेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. क्लियर है क्या? वेट का मतलब समझे, वेट वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ किसी भी बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है. तो दूर जाएंगे तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा. क्लियर है क्या? क्या सबको ग्रेविटेशनल फोर्स क्लियर है क्या? सब लोग जल्दी से लिख लो, 30 सेकंड के बाद विल स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. Any person with any doubt, go ahead and ask. चलो लास्ट 30 सेकंड जल्दी बताओ, हो गया तो. मैंने ज्यादा कुछ नहीं, सब लोग लिख भी रहे हो साथ साथ. गुड. अनय, वेरी गुड. एक बात, अनय ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है कि सर इसीलिए क्या मून पे कम हो जाता है मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स? तो मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स इसलिए कम हुआ कि मून का मास कम है. बोलिए, ठीक बात है क्या? याद रखना, सन के साथ किसी को आप देख रहे हो तो सन का मास बहुत ही हाई होता है और अर्थ का भी मास बहुत हाई होता है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भले हाई होता है लेकिन फिर भी फोर्स बहुत ही स्ट्रांग लगेगा ड्यू टू देयर वेरी वेरी हाई मास. क्लियर है? पर मैं, इट्स ऑल कंपैरेटिव स्टडी. पूर्णिमा ने हैंड रेज किया. पूर्णिमा, गो अहेड एंड आस्क. सर अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो सब चीज डाउनवर्ड ही क्यों अट्रैक्ट करता है? सर अपवर्ड भी तो कर सकता है. बट अर्थ और बॉडी, अगर ग्रेविटेशन कैसा फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है क्या? यस सर. जब ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स है तो दोनों एक दूसरे को अपने तरफ खींचेगा. यस सर. सही बात है क्या? जब अपने Yes, तरफ खींचेगा तो टुवर्ड्स ही खींचेगा, अभी कैसे खींच सकता है? नहीं ना. yes. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अमृत, पहले टॉपिक खत्म होगा तभी तो. कौशिक ने हैंड रेज किया. कौशिक, गो अहेड, पूछिए. सर इसका सर डिफिनीशन सर बता सकते हैं?
क्या? सर इसका सर डिफिनेशन हम सर लिखे हुए, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज बॉडी ऑन अनदर बॉडी, अनदर चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू सर। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डिब्बा बताता हूँ। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ा कि दो बॉडी के बीच जो फोर्स लगता है वो ड्यू टू देयर मासेस लगता है, ठीक है। लेकिन लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जब हम बात करते हैं, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, उत्कर्ष एक सेकंड रुक जाओ। उत्कर्ष ने कुछ पॉइंट बोला सर, जब ऊपर जाएगा तो वह रिपल्शन होगा, क्यों रिपल्शन तो नहीं होगा ना, ठीक है, आप समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। ऊपर क्यों जाएगा, नीचे ही आएगा, टुवर्ड्स जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, हम लोग बात कर रहे हैं अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में। तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ा कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किसके वजह से लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो मास की वजह से लगता है। उसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो ये चार्ज की वजह से लगता है। तो अगर इसका डेफिनेशन लिखना हो, अपने को डेफिनेशन लिखना हो तो लिखते हैं हम लोग, it can be defined as force acting between charged body with and charged or uncharged body, charged or uncharged body। क्लियर है? सबको एक बात तो क्लियर हो गई कि ये जो फोर्स लग रहा है ये चार्ज की वजह से लग रहा है, क्योंकि ये तभी लगेगा जब एटलीस्ट मेरी एक बॉडी कम से कम चार्ज रहेगी। क्लियर है? तो मैं एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूं कि कैसे फोर्सेस लगते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं हम लोग, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है? हमारे पास दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज। अगला देखते हैं, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा क्या है, अनचार्ज। क्लियर है? तीसरा, हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तीसरा, हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, हमारे पास कोई चार्ज नहीं है। क्लियर है? चौथा, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। होप हमने 5 तरह के कॉम्बिनेशंस लिए हैं। लेट्स सी हर एक कॉम्बिनेशन में, और इसी के हिसाब से हम बड़ा कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को पास में रखा है हमने, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? दूसरा, पॉजिटिव को न्यूट्रल के तरफ रखे हैं तो न्यूट्रल चार्ज को भी ये अट्रैक्ट करेगा। बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं एक, याद करिए, स्केल को रब करके कभी पेपर उठाया है आपने? रिप्लाई ऑन चैट, कितने लोगों ने किया है? कितने लोगों ने किया है कि किसी पेपर को, ये स्केल को रब कर देते हैं हम लोग और उसके बाद पेपर को उठाने की कोशिश करते हैं? ये ट्राई किया होगा बचपन में, आपको लगता होगा बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। क्या होता है उसमें, जब आप स्केल को रब करते हो तो आपका स्केल चार्ज हो जाता है, आपका स्केल चार्ज हो जाता है, और जब स्केल चार्ज होता है तो पेपर के पास लेके जाते हैं, पेपर होता है अनचार्ज, लेकिन वो अनचार्ज बॉडी को भी अपने से अट्रैक्ट कर लेता है। कॉम्ब से भी किया होगा, बिल्कुल सही है। तो हमने एक बात तो समझ लिया कि ऑपोजिट को तो अट्रैक्ट करेगा ही, साथ साथ अनचार्ज को भी अट्रैक्ट करेगा। दूसरा देखते हैं, फिर से देखते हैं, नेगेटिव जो है हमारे पास, नेगेटिव जो है वो भी अनचार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। और दूसरा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों एग्जाम्पल से अपने को क्या क्लियर हुआ, तीनों एग्जाम्पल से क्लियर हुआ हमारे को। जो अगर मैं पहला पॉइंट लिखना चाहूं तो कह सकता हूं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। पहला जो पॉइंट आया है अपना वो क्या है, अनलाइक
अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनलाइक चार्ज यानी पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव न्यूट्रल को अट्रैक्ट करेगा, अनचार्ज को, नेगेटिव भी अनचार्ज को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर हम देखें लाइक चार्जेस को देखें तो हमने देखा कि लाइक चार्जेस यानी नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रेपेल कर रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रेपेल कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं लाइक चार्जेस रेपेल, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस रेपेल। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट और लाइक चार्जेस रेपेल। बिल्कुल क्लियर है सबको? क्या याद रहेगा सबको? एक और सिंपल सा पॉइंट कह सकते हैं हम लोग कि चार्ज्ड बॉडीज also attract uncharged bodies. क्या सबको इतना क्लियर है? क्या एक सवाल आया है कि अपरमे ने पूछा है सर वाई लाइक चार्जेस रेपेल। देखो ये चार्ज की ना अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सिमिलर चार्ज के साथ वो एक ऑपोजिट रेपेलिंग फोर्स लगाता है। क्लियर है? और ऑपोजिट चार्जेस को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। लॉ ऑफ नेचर है। क्लियर है? लॉ ऑफ नेचर है ये, लॉ ऑफ नेचर या इसको प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कह सकते हैं हम लोग आदित्य। ये अपर में, सॉरी अपर में। क्लियर है क्या? तो क्या ये कौन से चार्ज कैसे फोर्स लगाते हैं, क्या क्लियर है क्या सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। अगला पॉइंट जो है कि आपने पूछा था कौन सा फोर्स स्ट्रांग होता है, तो याद रखिए हम ये तो लिख पक्के तौर पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is much stronger than gravitational force, gravitational force. Is it clear to all of you? ये आपका सवाल था कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग है या वीक है? तो मैं क्या कहता हूं, इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत बहुत स्ट्रांग है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और अगर आप हायर क्लास में जाओगे तो आप पढ़ोगे ये ऑलमोस्ट 10 to the power 40 टाइम्स होता है, बहुत बड़ा। यानी कहने का मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सामने कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल है। क्या ये सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलिए, क्या सबको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझ में आया क्या? इसका बहुत बड़ा एग्जांपल वो कॉम्ब वाला है जो हमने किया है। ठीक है, चलो इतना भी समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत बड़ा फोर्स होता है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स के तरफ। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स। किसी को भी कोई सवाल पूछना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, अगले 30 सेकंड में पूछ सकते हो। anyone having any questions from electrostatic force, please go ahead। और जो लिख रहे हैं वो लिख भी ले जल्दी से। गुड, वेरी गुड। सिद्धि ने बोला है वैक्यूम क्लीनर। सिद्धि, वैक्यूम क्लीनर भी एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इकलौता एग्जांपल नहीं है। ठीक है, और भी फोर्सेस उसमें लगते हैं। ठीक है, एयर प्रेशर भी लगता है वैक्यूम क्लीनर में। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल अगर इसका लिखना चाहते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, तो बेस्ट एग्जांपल तो यही लिख सकते हो। बेस्ट एग्जांपल तो लिख सकते हो आप, फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन
in atoms. और एग्जाम्पल लिख सकते हो, वह स्केल इज रब्ड वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, जस्ट होप सबको समझ में आ गया होगा। नाउ विल मूव अहेड, हम आगे बढ़ेंगे अब और अपने आखिरी टॉपिक आज के मैग्नेटिक फोर्स पे बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगले 4 साल तक ये आपको साइंस में मिलेगा सब टॉपिक। ठीक है, एक क्वेश्चन आया है, कैन इलेक्ट्रिसिटी अट्रैक्ट ह्यूमन बॉडी? कैन इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कैन चार्ज अट्रैक्ट ह्यूमन बॉडी? बिल्कुल, अगर हमारी बॉडी भी चार्ज हो जाए तो क्यों नहीं अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं, कॉम वाला भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सीधे। कॉम वाला में क्या होता है, कॉम वाला जो आप लिखना चाह रहे हो, मैं वो भी बता देता हूँ एग्जाम्पल। कॉम वाला लिखना चाहते हैं, सिंपल सी बात होती है, when comb is rubbed on hair, is rubbed against hair, rubbed against hair। याद रखिएगा, when comb is rubbed against hair, अगर बालों में उसको हम रब करते हैं, then it gets charged, it gets charged। ये क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। then comb can attract light paper pieces। क्लियर है क्या? It can attract light paper pieces। क्या सबको क्लियर है ये भी एग्जांपल? इसका मतलब नहीं है कि इसके कॉम को रगड़ेंगे और सोचेंगे कि मेरा फोन भी उठा लेगा, मुझे भी उठा लेगा। इतना फोर्स नहीं होता, बहुत कम फोर्स होता है, कि चार्ज बहुत कम डेवलप होता है। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेट्स मूव टू मैग्नेटिक फोर्स। चलो अब हम लोग मैग्नेटिक फोर्स की तरफ बढ़ते हैं। उत्कर्ष ने हैंड रेज किया, उत्कर्ष गो अहेड। और सर अगर कॉम को हम लोग बहुत देर तक रब करते रहे तो? फिर भी बहुत कम फोर्स होगा, इतना फोर्स नहीं होगा कि किसी हेवी बॉडी को आप उठा सकते हो। ठीक है, प्रिंस बैक, व्हाट डू यू मीन बैक? लिखना है क्या? चलो 30 सेकंड का टाइम देता हूं, लिख लेने दो, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिंस जल्दी लिख लो। Many people have raised their hand। श्रेया बोलिए। सर वो लास्ट में क्या लिखे थे लाइट्स के बगल में? लाइंस के बगल में कॉम गेट अट्रैक्ट लाइट पार्टिकल, लाइट पेपर पीसेस, लाइट पीसेस ऑफ पेपर। उत्कर्ष पीडीएफ तो दे ही देता हूँ हमेशा क्लास के बाद। हाँ आयुष, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, बट बेटर टू राइट इन क्लास ओनली, डोंट वेट फॉर पीडीएफ। पीडीएफ तो हो जा ही जाता है, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो जाता है उससे ना। दैट्स व्हाई वी वांट कि आप क्लास में लिख लो, फिर वही मेहनत दोबारा करनी पड़ती है आपको, है ना। लेट्स नॉट डू दिस। चलिए, अब हम लोग पहुंच गए, अब पीछे नहीं जाऊंगा, बैक स्लाइड में। अब हम लोग मैग्नेटिक फोर्स की बात करें। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या बोला? दो चार्जेस के बीच। मैग्नेटिक फोर्स किसके बीच में लगता है? दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच। ठीक है, दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच। तो ये वो फोर्स है जो दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच लगता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है? तो इसको थोड़ा अगर इसको डेफिनेशन लिखना पड़े तो क्या लिख सकते हैं? इट कैन बी डिफाइंड एज force acting between two poles of magnet, between two poles, just 1 second, give me a second, two poles of magnet or magnet and materials like iron,
कोबाल्ट, निकल। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं पूरा समझा रहा हूं। इसके दो पार्ट है इस डेफिनेशन के। पहला क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट। दो मैग्नेट के पोल्स के बीच लगने वाले फोर्स, या फोर्स एक्टिंग बिटवीन मैग्नेट एंड मटेरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन तरह के मटेरियल ऐसे होते हैं जो आयरन से अट्रैक्ट होते हैं। मेजर जो नॉन मटेरियल्स है, एक है आयरन, लोहा। पूरा आयरन का, पूरा मैग्नेट का खेल तो आयरन से ही होता है। क्लियर है क्या? पूरा मैग्नेट का खेल जो होता है वो आयरन से ही होता है। एक और मटेरियल होता है कोबाल्ट, और एक लास्ट मटेरियल होता है निकल। क्लियर है? मैग्नेटिक फोर्स के दो बड़े डेफिनेशंस हैं। एक दो पोल्स के बीच, मैग्नेटिक पोल्स के बीच, और दूसरा आयरन, कोबाल्ट और निकल को जो मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। घर में आपके रेडियो होगा, रेडियो के अंदर से शायद तोड़ टूटा होगा तो कभी मैग्नेट निकाला है। कितने लोगों ने ऐसा निकाला है रेडियो के अंदर से मैग्नेट? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, काफी लोगों ने किया है। तो आपको याद होगा कि रेडियो से जो आप मैग्नेट निकालते थे स्पीकर के अंदर से, वेरी गुड, स्पीकर के अंदर से, तो उसको निकालने के बाद मेनी पीपल आर सेइंग कि हमने निकाला, चलो हैंड लोअर कर दो सब लोग। तो जो मैग्नेट निकाला होगा उसको आप कहीं आयरन के पास लेके जाते होगे, दरवाजे के नॉब के पास लेके जाते होगे, सब चिपक जाता होगा। तो जनरली आयरन, कोबाल्ट, निकल जैसे मटेरियल्स को वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो एक बार पोल्स के बीच समझने की कोशिश करते हैं कैसे लगता है, देखते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और मेरे पास एक मैग्नेट का साउथ पोल है। मेरे पास मान लीजिए कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और मेरे पास मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। मेरे पास मैग्नेट का साउथ पोल है और मेरे पास मैग्नेट का साउथ पोल है। यानी तीन पोल्स। याद रखिएगा, किसी भी मैग्नेट का दो पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। क्लियर है? बिल्कुल सही है। तो क्या हमने क्या देखा? हमने देखा ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, याद रखिएगा नॉर्थ पोल, और ये हमारा है साउथ पोल। इन सब के बारे में डिटेल में आगे क्लास में पढ़ते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो हम क्या देखते हैं कि अगर अनलाइक पोल्स हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर सिमिलर टाइप के पोल्स हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अपने पास से रिपल्शन करते हैं, दूर भेजते हैं। क्लियर है क्या? दूर भेजते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं क्या यहाँ पे, जैसे वहां लाइक चार्जेस रिपेल था, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, लाइक पोल्स रिपेल, लाइक पोल्स रिपेल। बोलिए, क्या कह सकते हैं क्या? लाइक पोल्स रिपेल। अगला, अनलाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है क्या? याद रखिए सत्यम, कभी नेगेटिव पोल नहीं होता है, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। क्लियर है? क्या सबको समझ में आया कि कैसे पोल्स अट्रैक्ट करते और रिपेल करते? जल्दी से इसको लिखो, हमारे पास 5 मिनट का और टॉपिक बचा हुआ है। बस 5 मिनट बाद आयुष कहूँ स्टार्ट करेंगे। आयुष क्लास के 5 मिनट के बाद कहूँ स्टार्ट करेंगे। बैटरी में याद रखिएगा सिद्धि, पोटेंशियल होता है, बैटरी में पोल नहीं होता है। बैटरी में नॉर्थ एंड साउथ पोल नहीं होता है। बैटरी में नॉर्थ एंड साउथ पोल नहीं होता है।
बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव, हायर और लोअर पोटेंशियल होता है, ठीक है। एक तरीके से वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता है, ठीक है सिद्धि, ना कि मैग्नेटिक फोर्स। सबने लिख लिया तो बताओ। चलिए मेरे पास कुछ सवाल आए हैं। सबसे पहला सवाल मेरे पास आया अभी का, सर हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल। अभी हमेशा पहले तो आपको जो मैग्नेट दिया जाएगा आपके लेवल पे अभी वो नॉर्थ एंड साउथ आइडेंटिफाई करके दिया जाए, ठीक है। वैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं, ठीक है। तरीका बहुत क्लियर होता है कि एक मैग्नेट को क्या करो कि हैंग कर दो, रस्सी से हैंग कर दो, तो उसका जो एंड नॉर्थ के तरफ अलाइंड हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ अलाइंड हो जाएगा, उसको नॉर्थ कहते हैं। जो साउथ की तरफ अलाइंड हो जाएगा उसको साउथ पोल कहते हैं। क्लियर है? तो नॉर्थ एंड साउथ पोल हम पहचान सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल पूछा है, सर डज मैग्नेट्स हैव पोल्स और सम मटेरियल्स हैव आल्सो। ओनली मैग्नेट्स हैव पोल्स, ठीक है, सारे मटेरियल का पोल नहीं होता है। क्लियर है आर्यन? जस्ट अ मिनट, आई थिंक वी हैव अनय हैज रेज, अनय हैंड रेज किया है, बताओ। सर आप जो बोले हैं एक बार और रिपीट कर सकते हैं क्या, उसमें क्वेश्चन है हाँ, मैं समझा देता हूं। मैं एक एडिशनल पॉइंट बता रहा था। आयुष आता हूं मैं आपके पास। क्या मैंने बताया, इन्होंने पूछा कि सर मैग्नेट में पोल्स होते हैं क्या, बोले हाँ मैग्नेट के दो एंड्स होते हैं, एक एंड नॉर्थ पोल होता है, दूसरा एंड साउथ पोल होता है। इन्होंने सवाल पूछा कि सर पता कैसे चलेगा कौन सा पोल नॉर्थ है कौन सा पोल साउथ है। वैसे मेरा टॉपिक का पार्ट नहीं है लेकिन हम पढ़ सकते हैं, 10th में पढ़ना है अपने को। तो एक मैग्नेट को क्या करते हैं, रस्सी से हम लोग रस्सी से हैंग कर देते हैं, हम लोग हैंग कर दिया तो मैग्नेट जो होता है वो अपने आप ही नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। जो पार्ट इसका नॉर्थ के तरफ रहता है उस पोल को नॉर्थ पोल कहते हैं, जो साउथ के तरफ होता है उसको कहते हैं साउथ पोल। क्लियर है? आयुष हैंड रेज किया हो, पूछो। सर रिंग मैग्नेट में हम लोग कैसे पता करेंगे कि नॉर्थ और साउथ पोल? यही तो बता रहा था आयुष। सर रिंग मैग्नेट में साइड्स होते हैं, एक साइड नॉर्थ होगा और एक साइड साउथ होगा, ठीक है। रिंग में एक साइड होगा ना कि एक एंड होगा। क्लियर है? तो हमने ये लास्ट पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कि मैग्नेट जो है अट्रैक्ट्स, मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन कोबाल्ट एंड निकल। क्लियर है क्या? मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन कोबाल्ट एंड निकल। अनुपम बस 2 मिनट बाकी है, टॉपिक बिना खत्म किए थोड़े बढ़ेंगे। 5:30 से अनुपम 5:30 से कोर्स स्टार्ट करेंगे। तुम लोग जल्दी लिख लो, तुम्हारे पे डिपेंड करता है कब स्टार्ट करेंगे। फ्यूज दोनों तरीके से, नेचुरल से भी बना सकते हैं और मैनमेड तरीके से भी बना सकते हैं। जनरली मैनमेड से ही बनाना पड़ता है हम लोग को। अने हैंड रेज किया है। सर आपने बोला कि नॉर्थ और साउथ ऑटोमेटिक वो फेस करने लगेगा, तो सर अर्थ के नॉर्थ और साउथ फेस करेगा, और अगर फेस करेगा तो सर वो तो रिपेल करेगा ना। आखिर अर्थ भी तो एक मैग्नेट है और सर सेम साइड रिपेल करते हैं, तो सर क्या अर्थ के ऑपोजिट साइड में वो नॉर्थ साउथ फेस करता है? अर्थ का देखो, ये वैसे टॉपिक में आपके नहीं है लेकिन मैं बता दूं, याद रखिएगा कि जो हमारे प्लैनेट का जो नॉर्थ पोल है वहां पे अर्थ का साउथ पोल होता है। जो आपका डाउट है कि रिपेल करना चाहिए वाला,
मुझे लगता है जो आपने पूछा है वो अपने डाउट को समझ लो। अर्थ के नॉर्थ के पास साउथ पोल होता है और अर्थ के साउथ के पास नॉर्थ पोल होता है। क्या है मेरी बात समझ में? बाकी लोग इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, ठीक है? चलिए, और होपफुली आपको समझ में आएगा क्यों ये नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है? नहीं तो मैं अलग से आपको समझा दूंगा। चलिए, लास्ट पार्ट पे हम लोग आते हैं। आखिर इसका कुछ एप्लीकेशन है क्या? इसका कुछ एप्लीकेशन है क्या? तो बिल्कुल एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन इसका इंडस्ट्रीज में होता है। एप्लीकेशन इसका कहाँ होता है? इंडस्ट्रीज में। इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। It is used in industries. एक बहुत सिंपल सा यूज है। आयरन के जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको कभी कभी बाहर निकालने के लिए हम लोग मैग्नेट्स का यूज करते हैं। नहीं, पर मैंने बोला सारे मेटल को अट्रैक्ट नहीं करता है, सिर्फ आयरन, कोबाल्ट और निकल को ही अट्रैक्ट करता है। क्लियर है? तो इसको इंडस्ट्रीज में मैग्नेटिक फोर्स को खूब यूज करते हैं टू रिमूव आयरन, कोबाल्ट एंड निकल फ्रॉम एनी सब्सटेंस। मान लो कोई सब्सटेंस रखा हुआ है, मैं उसको मैग्नेट लेके जाऊंगा, आयरन, कोबाल्ट, निकल को ये क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। उत्कर्ष, इलेक्ट्रोमैग्नेट बिल्कुल अलग चीज है। इलेक्ट्रोमैग्नेट अभी हमारे लिए रेलेवेंट चीज नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक तरीके से समझ लो कि टेम्पररी मैग्नेट होता है, जो बिजली से चलता है। लाइट को ऑन करोगे वो मैग्नेट हो जाएगा, लाइट को ऑफ करोगे वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगा। क्लियर है उत्कर्ष? चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ लिए। हमारा दूसरा एक्सरसाइज पूरा का पूरा होमवर्क होगा, अगले दिन इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है सबको? तो शुड वी स्टार्ट आवर कहू सेशन बच्चों? चलो, तो गिव मी अ मिनट। Give me a minute. I'm starting Kahoot. चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। होमवर्क पूरा ग्रुप पे डाल जाएगा आपकी सीधी। होमवर्क सेकंड एक्सरसाइज पूरा होगा। होमवर्क पूरा का पूरा सेकंड एक्सरसाइज होगा आपका, ठीक है? मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेशन। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।